डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। आज शेयर कैपिटल का ऑडिट, अंश पूंजी का अंकेक्षण किस प्रकार किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कंपनी अधिनियम में ये प्रावधान है कि प्रत्येक कंपनी को अपनी लेखा पुस्तकों की जांच एक निर्धारित योग्यता प्राप्त व्यक्ति से, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, करवानी अनिवार्य है। यह चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कंपनी का अंकेक्षक है, इसकी नियुक्ति सामान्यतः अंशधारियों द्वारा वार्षिक साधारण सभा में की जाती है। ये अंशधारियों के हितों का संरक्षक होता है। यह अपना प्रतिवेदन अंशधारियों को ही प्रस्तुत करता है। यदि कंपनी के प्रबंधक अंशधारियों के हितों के विरुद्ध काम कर रहे हैं तो अपनी रिपोर्ट में उसका उल्लेख करता है, वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों को बता सकता है। इतना महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए कंपनी अंकेक्षक को, जब वह अंश पूंजी का अंकेक्षण करे या कंपनी के कार्यों का लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण करे, तो उसे कुछ सावधानियां, कुछ तैयारी अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले कर लेनी चाहिए। सबसे पहला काम उसे ये देखना चाहिए कि कहीं उसकी नियुक्ति नियमों के विरुद्ध तो नहीं है। यदि उसकी नियुक्ति प्रथम अंकेक्षक रूप में संचालकों के द्वारा की गई है, या उसकी नियमित नियुक्ति वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों के प्रस्ताव के द्वारा की गई है, उसकी नियुक्ति पुराने किसी अंकेक्षक को हटाकर उसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है, तो संबंधित प्रस्ताव की प्रति प्राप्त करते हुए देखेगा कि किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। यदि किसी नियम का उल्लंघन करते हुए उसकी नियुक्ति की गई है तो वह काम करने से मना कर सकता है। इस अपनी नियुक्ति के बाद संतुष्ट होने के बाद कि मेरी नियुक्ति नियम अनुसार की गई है, वह ये जानना चाहेगा कि कंपनी का नेचर कैसा, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। क्यों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, सर्विस सेक्टर की में जो कंपनियां काम कर रही हैं, जो उनका कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाली, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाली इंडस्ट्री, इन सब का, या टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां, लॉजिस्टिक क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां, इन सब का नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग होता है। तो अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले उसे इसके बारे में जानकारी करने लेनी चाहिए कि कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, व्यवसाय का स्वभाव क्या है। इसके बाद में जिस लेखा अवधि के लिए वो जांच करने जा रहा है वो लेखा अवधि क्या है, यानी व्यवसाय के व्यापारिक वर्ष सामान्यतः यह 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। लेकिन कुछ व्यवसायिक अपने यहाँ लेखा पुस्तकें इसके अलावा भी रखते होंगे। जैसे कोई दुर्गा पूजा पर अपना कार्य प्रारंभ करता है, कोई नए वर्ष अपना काम प्रारंभ करता है, तो एक नए वर्ष से दूसरे वर्ष
तक वह अपनी लेखा पुस्तकें रखेगा। तो यदि लेखा अवधि जो हमारी वित्तीय वर्ष से संबंधित है वह वही है या अन्य कोई लेखा अवधि व्यवसाय ने अपना रखी है, क्योंकि उसे जो जांच करनी है वह जांच करनी है जो उसे दिया गया है कि वित्तीय वर्ष तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक याद करेगा। व्यापारिक अवधि जिस वर्ष में व्यापार ने 12 महीने के जो लेखा रखे उनके आधार पर जांच करेगा। तो यह अवधि उसे जानकारी कर लेनी चाहिए। और इसके बाद में संचालक मंडल की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। संचालक कौन कौन हैं, किस प्रकार के काम करते हैं, उनके नाम और पते क्या हैं, नियुक्ति तिथि क्या है, क्यों संचालक मंडल की जानकारी अंकेक्षणकर्ता को होनी चाहिए। इसके साथ साथ उससे प्रबंध के बारे में, जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसमें प्रबंध संचालक की नियुक्ति है क्या, उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नियुक्ति है क्या, इनके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, कार्य का विभाजन कर्मचारियों में कैसे किया होगा। तो कर्मचारियों की सूची भी प्राप्त करेगा और उनका कार्य विभाजन की स्थिति क्या है इसके बारे में भी वो जानकारी प्राप्त करेगा कि कौन सा कर्मचारी किस तरह के काम करता है। इसके साथ ही उसे पार्षद कंपनी के जो सीमा नियम हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। विशेष कर जो पार्षद सीमा नियम है उनमें उद्देश्य वाक्य और पूंजी वाक्य, इसके अलावा अलग और भी वाक्य होते हैं पार्षद सीमा नियम में। 2 सबसे महत्वपूर्ण जिनकी अंकेक्षकों को अनिवार्य रूप से जानकारी नहीं होने पर वह लापरवाही का दोषी माना जा सकता है। उद्देश्य वाक्य में कोई भी कंपनी जिस उद्देश्य के लिए स्थापित की है उसके अतिरिक्त जाकर काम नहीं कर सकती है, क्योंकि कंपनी को अंश पूंजी का अंकेक्षण करना है। इसलिए कितनी अथोराइज कैपिटल होगी, कितनी उसकी सब्सक्राइब कैपिटल होगी, उसमें अथोराइज कैपिटल से ज़्यादा वह इशू कर नहीं सकती है। पूंजी वाक्य में परिवर्तन करने के लिए अपना एक नियम बना हुआ है, उस नियमावली का पालन करना आवश्यक है। इसके साथ साथ कंपनी के पार्षद अंतर नियम, इनके बारे में भी अंकेक्षणकर्ता को एक प्रति प्राप्त कर उसका अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि वह अंतर नियमों का अध्ययन नहीं करता है, क्योंकि अंतर नियमों में कंपनी के अंश पूंजी, कंपनी के प्रबंधक, कंपनी के अंकेक्षक, लाभ हानि व अन्य जानकारी अंतर नियमों में लिखी हुई होती है। वह इन अंतर नियमों की बिना जानकारी के अंकेक्षण कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए उसे अंतर नियमों की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि एक केस लॉ के अंतर्गत ये निर्धारित किया गया था कि अंकेक्षणकर्ता ने इस आधार पर वह अपना बचाव नहीं कर सकता कि उसने अंतर नियमों की प्रति प्राप्त नहीं की है, उनका अध्ययन नहीं किया है। केस लॉ का नाम था लीड्स एस्टेट बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस शेफर्ड। इसलिए अंकेक्षणकर्ता को पार्षद सीमा नियम के साथ साथ पार्षद अंतर नियमों का भी अध्ययन कर लेना चाहिए, उसकी एक प्रति अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। कंपनी के प्रॉस्पेक्टस प्रविवरण के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। कंपनी जब अंश या ऋण पत्र निर्गमित करती है, जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करती है, तो एक प्रॉस्पेक्टस जारी करती है जिसमें जनता को अंश खरीदने के लिए विभिन्न सूचनाएं वह उपलब्ध कराती है। तो वह सूचनाएं क्या क्या हैं, वह प्रविवरण में लिखी गई सूचना प्रविवरण की कॉपी प्राप्त करके उसका अध्ययन करके उससे संबंधित सूचनाएं, यानी कंपनी का नाम क्या है, कार्य क्या है, कंपनी कितनी पूंजी निर्गमित करने वाली, न्यूनतम अभिधान क्या होगा, अंशों में कमीशन देय होगा, प्रारंभिक व्यय, संचालक की नियुक्ति, अंशों के स्थानांतरण आदि के संबंध में सूचना दी हुई हैं। इनके बारे में वह जानकारी प्राप्त करे। और सबसे महत्वपूर्ण है अंकेक्षणकर्ता के लिए कि वह लेखा पुस्तक सूची प्राप्त करे। कंपनी ने जो अनिवार्य रूप से पुस्तक रखनी चाहिए लेखा पुस्तकों के रूप में,
वह ये देखेगा कि कंपनी की आय और प्राप्ति के बारे में उचित लेखा पुस्तिक रखी गई है क्या, कंपनी का क्रय विक्रय का हिसाब सही रखा गया है क्या, कंपनी की संपत्ति दायित्वों के लिए आवश्यक रजिस्टर या लेखा पुस्तकें रखी गई हैं क्या, कंपनी के उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित जो आवश्यक रजिस्टर रखने चाहिए वो रखे गए हैं या नहीं। यानी जो लेखा पुस्तकें आवश्यक हैं वह सभी लेखा पुस्तकें उस व्यवसायी ने अपने यहाँ, उस कंपनी ने अपने यहाँ रखी है या नहीं है। इसके अतिरिक्त कंपनी को कुछ वैधानिक पुस्तकें रखना भी आवश्यक है। वह ये भी देखेगा कि वह वैधानिक पुस्तकें जैसे सदस्यों का रजिस्टर, संचालकों प्रबंधकों का रजिस्टर, बंधक रजिस्टर, यह रखना कंपनी के लिए आवश्यक है। ऋण पत्रधारियों का रजिस्टर, संचालकों के प्रबंधकों का अंश अधिग्रहण आदि का रजिस्टर, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके अंदर संचालकों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट सम्मिलित है, ऐसे सभी वैधानिक पुस्तकें और रजिस्टर वह जांच करेगा और देखेगा रखे गए हैं अथवा नहीं रखे गए हैं, और रखे गए तो सूची प्राप्त करेगा। इसके साथ साथ कुछ पुस्तकें केवल स्मरणार्थ पुस्तकें रखी जाती हैं, जैसे माल के आगमन की पुस्तकें हैं। माल हमने खरीदने के लिए ऑर्डर दिया तो उस ऑर्डर के लिए कोई रजिस्टर मेंटेन किया है, तो ये केवल स्मरणार्थ पुस्तकें हैं। ज़रूरत पड़ने पर वह इनका भी उपयोग करता है। तो कौन कौन सी मेमोरेंडम बुक्स कंपनी अपने यहाँ रखती है उनकी सूची प्राप्त करके उनके अनुसार वह अपना अंकेक्षण कार्य करेगा। इसके साथ साथ कंपनी ने कोई आंतरिक निरीक्षण प्रणाली, आंतरिक अंकेक्षण अथवा आंतरिक नियंत्रण, इनमें से कोई भी प्रणाली अपना रखी है तो उसकी जानकारी प्राप्त करेगा। यह देखेगा कर्मचारियों में कार्य का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, क्या एक कर्मचारी के कार्य की जांच अनिवार्य रूप से दूसरे कर्मचारी के द्वारा की जाती है क्या, आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण के अंतर्गत अंकेक्षण का जो तरीका अपना रखा है, जो व्यवस्था कर रखी है वह संतोषप्रद है क्या, उस पर विश्वास किया जा सकता है क्या, इनके बारे में वह जानकारी प्राप्त करेगा। और साथ में वह ये भी देखेगा कि पिछले वर्षों का जो चिट्ठी का अंकेक्षण किया गया है वह अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करेगा। वह देखेगा पिछला जो अंकेक्षण किया था, हो सकता है उसके अलावा किसी अन्य अंकेक्षणकर्ता ने अंकेक्षण किया हो, तो अंकेक्षणकर्ता ने कोई क्वालिफिकेशन तय करेगी क्या, कोई आपत्तिजनक बातें लिख रखी हैं क्या, उनका पालन अंकेक्षणकर्ता ने जो सुझाव दिए हैं वह सुझावों के अनुसार काम कंपनी ने किया है या नहीं किया है, इनके बारे में भी वह पुराने जो चिट्ठा का अंकेक्षण किया उसकी प्रति प्राप्त करेगा। इसके आधार पर देख सकता है कि कोई कंपनी छल कपट हुआ है या नहीं, हुआ है तो क्या कंपनी ने उसको ठीक करने का प्रयास किया या नहीं, इनकी जांच वह कर सकता है। और लास्ट के अंतर्गत कंपनी के समामेलन और व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र क्या कंपनी को मिल गया। यदि कंपनी नहीं है, कंपनी पुरानी चल रही है तब तो ठीक है, और नई कंपनी है तो वह ये भी देख लेगा कि कंपनी के समामेलन और व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिल गया है या नहीं मिल गया। जब वह कंपनी ये सब तैयारी कर ली है तब वह अंश पूंजी का अंकेक्षण करेगा कि अंश पूंजी में न्यूनतम सब्सक्रिप्शन मिला क्या, कंपनी ने जो पैसा प्राप्त हुआ एप्लीकेशन मनी वह अनुसूचित बैंक में जमा करवा दी है क्या, रजिस्ट्रार के पास भी विवरण दाखिल कर दिया गया है, प्रमाण पत्र अंशधारियों को इशू कर दिए हैं क्या, कंपनी ने अंशों का निर्गमन बट्टे पर तो नहीं कर रखा है क्योंकि 2013 के बाद में वह बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती है, इसलिए वो अंकेक्षण करता ही देखेगा कि कंपनी ने अपने अंश बट्टे पर तो निर्गमित नहीं कर दिए हैं, कंपनी ने जो प्रीमियम निर्धारित किया है उस प्रीमियम का निर्धारित कार्यों में ही प्रयोग हो सकता है। इसी तरह जो ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है कंपनी ने उसको ठीक प्रकार से समायोजित कर लिया है या नहीं कर लिया है, कॉल्स इन एरियर्स का, कॉल्स इन एडवांस का उचित प्रकार से लेखा किया गया है या नहीं किया गया है, इन सब के बारे में कंपनी अंकेक्षण अंश पूंजी का अंकेक्षण करते समय ध्यान रखेगा। यदि वह इन सब बातों को ध्यान में रखता है तो अंकेक्षणकर्ता को लापरवाही के लिए दोषी ठहराना संभव नहीं हो सकेगा। इस प्रकार एक अंकेक्षणकर्ता कंपनी के
जो अंश पूंजी का अंकेक्षण है उस अंश पूंजी का अंकेक्षण का कार्य पूरा करेगा। थैंक यू।